नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। स्वागत है आप सभी का सक्सेस विद रोहित सर यूट्यूब चैनल पर। एसएससी पीवाईक्यू बैंक 2026 का अपना है प्रैक्टिस सेट 2। एसएससी पीवाईक्यू बैंक के अंदर अपन जीके जीएस को प्रैक्टिस सेट के थ्रू कवर करेंगे। और अगर आपका भी 2026 के अंदर इनमें से कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, आईबी का कोई भी एग्ज़ाम हो या सीआईएसएफ सीआरपीएफ का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। आपको एक सिंगल वीडियो इस सीरीज का मिस नहीं करना है और 10 प्रैक्टिस सेट होने के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा और मॉक टेस्ट के अंदर भी आपका स्कोर बूस्ट होने लगेगा। इसमें अपन करेंगे क्या क्या, तो इसमें अपन करेंगे कि 10 क्वेश्चन लेंगे और उनके थ्रू पिछले 5 सालों में एसएससी या और अदर एग्जाम्स के अंदर जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको अपन कवर करेंगे। 10 क्वेश्चन के जरिए अपन 200 क्वेश्चन के समथिंग इस प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट अप्रोक्स अपन 1 घंटे का रखेंगे, ठीक है। और इन एग्जाम्स के अलावा अगर आप रेलवे एग्जाम्स या फिर डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं, आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी हो जाएगी क्या? थिम्पू। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा है उसको साझा करता है, ठीक है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, कितनी लंबाई की सीमा साझा करता है, वो सब अपन बात करते हैं, ठीक है। तो उन 7 देशों को याद रखने की ट्रिक है बचपन, ठीक है। बचपन, फिर मे को अपन को याद रखना है, फिर रखना है एमबीए, बचपन में एमबीए किया। तो वैसे हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ऐसे हो जाएगा चीन, ऐसे हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार। बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 देश है जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। अब अपन लंबाई देखेंगे कि कौन से देश के साथ में कितनी लंबाई की सीमा है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा है 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ में है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में है 23 किलोमीटर की सीमा। नेपाल के साथ में है 1751 किलोमीटर की सीमा। म्यांमार के साथ में है 1643 किलोमीटर की सीमा। भूटान के साथ में है 699 किलोमीटर की सीमा और अफगानिस्तान के साथ में है 106 किलोमीटर की। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में, सबसे लंबी, ठीक है। और सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। अब अपन इन 7 देशों के बारे में, इनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं कि इनकी राजधानी क्या क्या है। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी हो जाएगी न्यापीदा। और भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू और अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल, ठीक है। ये तो हो गई राजधानी। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इन 7 देशों की कौन कौन सी मुद्रा है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका।
चीन की हो जाएगी रमनबी, रमनबी, ठीक है, रेमनबी, ठीक है। पाकिस्तान की हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की हो जाएगी नेपाली रुपया। म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी क्यात, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। भूटान की हो जाएगी नगुल ट्रम, ये भी पूछी जाती है। और काबुल की हो जाएगी अफगानी, सॉरी अफगानिस्तान की हो जाएगी मुद्रा अफगानी, ठीक है। तो ये सारे अपन को याद रखने हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश से। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था जीडी एग्जाम के अंदर, जो पिछले साल हुआ उसमें, कि यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है। तो यहाँ का राष्ट्रीय फल हो जाएगा कटहल, ठीक है। तो यहाँ का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। और बांग्लादेश के ही अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, जो क्या है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया। तो ये दिया चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 में चली, में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही तो उसमें आर्थिक चुनौती क्या थी। तो उसमें आर्थिक चुनौती थी एक तो युद्धकालीन व्यय और एक संसाधन आवंटन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, पिछले लेक्चर में अपन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर ली थी, तो अब बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो ये चली 1956 से 1961 तक। कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। अब पीसी महालनोबिस के बारे में अपन बात करते हैं, ये कौन थे। तो इनका जन्म हुआ था, पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था इनका कोलकाता में। इनको भारतीय सांख्यिकी के जनक भी माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी कब, 1931 में, ठीक है। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। तो ये भी अपन को याद रखना है, पीसी महालनोबिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे, तो अपन को याद रखना है। अब बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो भारी उद्योग थे, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया, औद्योगिक नीति लाई गई। औद्योगिक नीति
लाई गई। कब? 1956 के अंदर। ठीक है। उन्नीस सौ छप्पन में औद्योगिक नीति लाई गई और कुछ उद्योगों की स्थापना हुई। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहला उद्योग हो जाएगा इस्पात उद्योग था, जो दुर्गापुर में लगाया गया, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और किसकी मदद से लगा? तो ये लगा ब्रिटेन की मदद से। दूसरा कहाँ पर? राउरकेला स्टील प्लांट था, जो कहाँ पर था? ये था ओडिशा में। और ये किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। और तीसरा था, वो था भिलाई इस्पात उद्योग, और ये कहाँ पर था? तो ये था छत्तीसगढ़ में। और ये किसकी सहायता से लगा? तो ये लगा रूस की सहायता से। ठीक है, इतनी बात होगी। अब जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें विकास दर के लिए लक्ष्य कितना रखा गया? तो इसमें विकास दर का लक्ष्य था, वो रखा गया 4.5%, लेकिन प्राप्ति कितने की हुई? तो प्राप्ति हुई 4.3% की। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? ये कब से कब तक चली? तो ये चली 1961 से 1966 तक ये चली। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर लक्ष्य था, वो रखा गया 5.6% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? तो प्राप्त हुआ 2.8%। और ये क्या रही? पूर्ण रूप से असफल रही। अब असफल रहने का कारण क्या था? तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो असफलता के इसके अंदर कारण थे, एक तो हुआ था भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था 1962 के अंदर। ठीक है, और एक भारत पाकिस्तान का युद्ध भी इसी टाइम चल रहा था, वो चल रहा था 1965 में। तो इन दोनों युद्धों के कारण ये जो पंचवर्षीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये पूर्ण रूप से असफल रही। कौन से मॉडल पर आधारित थी ये? तो ये थी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, ठीक है, आधारित थी। 1900, अब बात करते हैं इसके अंदर कृषि और उद्योगों दोनों पर बल दिया गया। दोनों के विकास पर बल दिया गया। इसीलिए 1964 के अंदर बोकारो स्टील प्लांट लगा। कहाँ पर? झारखंड में। और किसकी हेल्प से लगा? तो ये लगा रूस की हेल्प से। उस टाइम सोवियत संघ था, उसकी हेल्प से। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1965 के अंदर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट्स मैंने लिखाए हैं, ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको याद रखना है सबको। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते और उस संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय एथलीट कौन था? यानी 2024 के अंदर जो 33वां पेरिस ओलंपिक था, उसके अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते और 2 पदक हासिल करने वाला एकमात्र एथलीट कौन था? तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते और मनु भाकर ने 2 पदक जीते। ठीक है, ये अपन को याद रखना, और ये अभी पूछा गया है। ठीक है, CHSL मेंस वाले एग्जाम में। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, क्योंकि अभी 2024 के बाद में हुए नहीं है ओलंपिक, तो 2024 वाला ओलंपिक है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार बार, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, तो ये क्या था, 33वां पेरिस ओलंपिक, ठीक है, जो कब हुआ, 2024 में हुआ। आयोजन पेरिस फ्रांस में, ठीक है। शुभंकर क्या था इसका, तो इसका शुभंकर था फ्रीजियन केप। उद्घाटन समारोह के अंदर, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में थे पीवी सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह की बात करते हैं, समापन समारोह में ध्वजवाहक तो वो थे मनु भाकर और PR श्रीजेश, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है दोनों ना, उद्घाटन समारोह में कौन था और समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत को टोटल 6 पदक मिले, 1+5, एक तो था रजत और 5 थे कांस्य पदक, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा रहा, तो भारत का स्थान रहा 71वां स्थान। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, तो फर्स्ट पे था अमेरिका, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं जो 5 पदक 6 पदक थे वो कौन कौन से खिलाड़ी लेके आए, कौन कौन से एथलीट लेके आए, तो वो बात करते हैं अपन। तो पहले बात करते हैं रजत पदक के बारे में। एक रजत पदक था वो जीता नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने, तो इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक प्रतियोगिता में ये पदक जीता। फिर दूसरा बात करते हैं अपन मनु भाकर के बारे में। इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता, ठीक है। इसमें तो 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के अंदर। फिर एक पदक जीता मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, ये भी सेम 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा थी, लेकिन ये जॉइंट वाली थी, मिश्रित थी, ठीक है। इसमें भी इन्होंने कांस्य पदक ही जीता। एक कांस्य पदक जीता स्वप्निल, एक सेकेंड, स्वप्निल कुशाले ने, ठीक है। 50 मीटर 3 पोजीशन के अंदर, ये भी कांस्य पदक ही था, ठीक है। एक कांस्य पदक जीता मेल हॉकी टीम ने, स्पेन को हराकर। और ये भी कांस्य पदक ही जीता उन्होंने भी। एक कांस्य पदक जीता अमन सहरावत ने,
ये जीता कुश्ती के अंदर, ठीक है ना, 57 kg के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, जिसके साथ में भी आप पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि अपन ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सके। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा के निर्माण के बाद में संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कल अपन ने बात की थी कैबिनेट मिशन के बारे में, कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर। ठीक है, फिर उसने अपनी रिपोर्ट दी, फिर भारत को बोला कि आप अपना संविधान बना सकते हो। ठीक है, फिर चुनाव वगैरह हुआ 389 सीटों के ऊपर, बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब अपन बात करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कितने सेशन थे, वो सारी बात अपन आज वाले इस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और संविधान सभा किसके लिए बनाई गई? तो संविधान निर्माण के लिए बनाई गई। अब संविधान सभा के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा के कुल अधिवेशन, तो इसके टोटल 12 अधिवेशन हुए। और बैठक कितनी हुई? तो बैठक हुई 166। ठीक है, अब बात करते हैं कि और आज़ादी से पहले कितने अधिवेशन हुए, मतलब 1947 से पहले कितने अधिवेशन हुए? आज़ादी मतलब 1947 से पहले कितने अधिवेशन हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज़ादी से पहले हुए 4 अधिवेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम बैठक के बारे में, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? तो जो फ्रैंक एंथनी थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी बैठक हुई तो दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसके अंदर क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया गया? तो वो बनाया गया बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? तो उपाध्यक्ष बनाया गया H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया दोनों को। ठीक है, दूसरी बैठक के अंदर। फिर बात करते हैं तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और 22 जनवरी
1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बन जाता है, प्रस्तावना के रूप में संविधान के अंदर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। इसके बाद में एटली की घोषणा कब, 20 फरवरी 1947 को। एटली ने क्या कहा कि 30 जनवरी 1947 तक भारत को आज़ाद कर देंगे अपन, भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, और फिर आती है माउंटबेटन की घोषणा। इसने क्या बोला 3 जून 1947 को कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत 2 देशों में विभक्त हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। तो माउंटबेटन ने बात कही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की। ठीक है, और इसके बाद में भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं 14 अगस्त और 15 अगस्त को। तो आपको ये याद रखना है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात किसने कही, तो वो कही माउंटबेटन ने। ठीक है, इसके बाद में अपन जैसे वो मंत्रिमंडल बना, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें अपन इसके बाद में आगे क्वेश्चन रख के उनको कवर करते हुए चलेंगे। आपको लेक्चर है वो लास्ट तक देखना है। ठीक है, क्योंकि और इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है। आप 10 लेक्चर तक कवर कर लोगे ना तो आपका मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर है ना वो बूस्ट होने लगेगा, फिर आप ऑटोमेटिक इस सीरीज से जुड़े रहोगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक बंदरगाह शहर था, जिसको बंदरगाह को उस समय क्या बोला जाता था, गोदीवाड़ा। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर था, तो ये था लोथल के अंदर। कहाँ पर, लोथल के अंदर था। ठीक है, अब लोथल है कहाँ पर वर्तमान में, तो ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। कौन सी नदी के किनारे था, तो ये था भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि लोथल से अपन को मिला क्या क्या है। तो लोथल से अपन को क्या क्या मिला है, तो यहाँ से अपन को जल निकास प्रणाली के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। मरण मूर्ति यहाँ से अपन को मिली है। ठीक है, एक अपन को यहाँ से मिले हैं चावल के साक्ष्य। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो कहाँ पर हैं वर्तमान में, उन वो मतलब कौन सी सिटी के अंदर है और कौन सी नदी के किनारे वो थे, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा है वो वर्तमान में कहाँ पर है, राजस्थान में। और ये कौन सी नदी के किनारे था, तो ये था घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़, रोपड़ हो जाएगा पंजाब में। और ये कौन सी नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। फिर बात करते हैं आलमगीरपुर। तो ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, ये हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। फिर बात करते हैं बनावली। ये हो जाएगा हरियाणा के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। फिर बात करते हैं राखीगढ़ी के बारे में। ये भी हरियाणा के अंदर और ये हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। फिर बात करते हैं सुरकोटड़ा के बारे में। सुरकोटड़ा हो जाएगा गुजरात के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। मांडा की बात करते हैं तो मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर।
और कौन सी नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। और गुजरात के अन्य स्थलों के बारे में बात करते हैं तो एक हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है। और एक हो जाएगा देसलपुर, एक हो जाएगा रोजदी। ये स्थल भी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। अब अपन बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से अपन को क्या क्या मिला है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, कालीबंगा से हमको क्या मिली है, काली चूड़ियाँ। ठीक है। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चन्हू दड़ों के बारे में बात करते हैं। चन्हू दड़ों से अपन को क्या मिला है, तो चन्हू दड़ों से अपन को मिला है मन के बनाने का कारखाना। ये बहुत बार पूछा जाता है, चन्हू दड़ों वाला मन के वाला है ना क्वेश्चन, मन के बनाने का कारखाना। और बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य, भागते कुत्ते के साक्ष्य। और काजल और लिपस्टिक जैसी वस्तुएं भी यहाँ से मिली है, उनके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। काजल और लिपस्टिक जैसी वस्तुओं के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ की जो मुद्रा थी वो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी, और मुद्रा पर एक सींग वाले पशु का चित्र था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा किससे बनी होती थी, तो मुद्रा सेल खड़ी से बनी होती थी, एक पशु, एक सींग वाले पशु का चित्र था। धोलावीरा से अपन को स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और बात करते हैं अपन सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से अपन को घोड़े की हड्डी मिली है, घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है। और बनावली से मिट्टी का हल मिला है अपन को। बनावली से किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो बनावली से अपन को मिला है मिट्टी का हल। ठीक है। तो ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता से अपन ने लगभग हर चीज़ वो कवर कर ली है जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएगी इस लेक्चर में, और इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे आपके। अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। चापचारकूट त्यौहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है, तो चापचारकूट जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है, उसकी अपन बात करते हैं। चापचारकूट जो कूट वाले फेस्टिवल हैं वो लगभग बनाए जाते हैं मिजोरम से, जोर जोर से कूटो। ठीक है। तो कूट वालों को अपन को याद रखना है कि जोर से कूटो, तो ये कूट वाले फेस्टिवल है ये मिजोरम में मनाए जाते हैं। अब अपन जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं उन सब के जितने भी फेस्टिवल्स हैं इंपॉर्टेंट उनको कवर करेंगे। ठीक है। मिजोरम में मनाया जाता है चापचारकूट, चापचारकूट, मेमकूट, मेमकूट, थाल फवांगकूट, और एक मनाया जाता है एंथूरियम। ये सारे फेस्टिवल्स हैं ये मिजोरम में मनाए जाते हैं। नागालैंड की बात करते हैं अपन, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। सेक्रेनई फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। मोआत्सु, मोआत्सु फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। यमसे,
नागालैंड में मनाया जाता है, और एक बुशुदिमा, ये फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। मणिपुर की बात करते हैं अपन। मणिपुर में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? तो लाई हरोबा, आओ याओसांग, जिसको डोल जात्रा भी बोलते हैं, गान नगाई, लू नगाई, और एक फेस्टिवल हो जाएगा संगाई। ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं मेघालय में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा बांग्ला फेस्टिवल। एक सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा वांगला फेस्टिवल, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा नोक्रेम, नोग क्रेम। इसके बाद में हो जाएगा बेहदी खलम। एक फेस्टिवल हो जाएगा सादसुख मिनसिम। एक फेस्टिवल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ये सारे फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये सारे बनाए जाते हैं मेघालय के अंदर। अब बात करते हैं सिक्किम में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अपन सारे नॉर्थ ईस्ट जो वाले स्टेट हैं वो सारे अपन कवर कर लेंगे। तो सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा, लोसर, बोमचू और लोसुंग। ये सारे फेस्टिवल्स सिक्किम में मनाए जाते हैं। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर खर्ची पूजा, लगभग पूजा वाले, ठीक है सारे। खर्ची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा, ठीक है। एक हो जाएगा संतरा फेस्टिवल, एक हो जाएगा बिजू फेस्टिवल, ठीक है। और एक हो जाएगा होजागिरी, ये इंपॉर्टेंट है होजागिरी वाला, ठीक है ना। फिर बात करते हैं असम के बारे में। असम में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहू, ठीक है। बिहू के साथ में ही मी दम मिफी, मी दम मिफी, ठीक है। बैसागु फेस्टिवल, मांजुली फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। चाय महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है। और रोंगकर फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। अलिये लियांग फेस्टिवल भी, अलिये लिगांग फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। अब एक स्टेट बच रहा है अपन ना, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब इसके फेस्टिवल भी अपन देखते हैं। तो एक फेस्टिवल हो जाएगा ड्री फेस्टिवल, एक हो जाएगा सोलुंग फेस्टिवल, एक हो जाएगा सांगकेन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और हो जाएगा बोरी बूट, बोरी बूट फेस्टिवल। तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के अपन ने फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारे कवर कर लिए। इनसे बाहर आपको फेस्टिवल नहीं पूछेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है वीडियो को। लास्ट वाले क्वेश्चन तक अपन को जाना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है अपन को, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो वो कि 712 ईस्वी के अंदर। अब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ठीक है। मोहम्मद
बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर सिंध जो प्रांत था भारत का उस पर आक्रमण किया। और इस समय सिंध के राजा कौन थे? तो सिंध के राजा थे राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया, ठीक है, और इंडिया के अंदर एंट्री ली। और बात करते हैं तो ये था पहला इस्लामिक आक्रमण भारत पर, और इसी को अपन बोल सकते हैं कि ये पहला अरब आक्रमण भी था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम था वो खैबर दर्रे के द्वारा आया था भारत में, खैबर दर्रे के द्वारा, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, उसके द्वारा ये भारत में आया था, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसने क्या किया? जजिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, जजिया को सबसे पहले भारत में लगाना स्टार्ट किया। तो जजिया को सबसे पहले लगाया, ठीक है। ऊंट पालन व खजूर की खेती इसी के टाइम स्टार्ट हुई, ठीक है। वो कौन सा सिंध का क्षेत्र था जहां पर इसने अंतिम विजय प्राप्त की? तो वो था मुल्तान। और मुल्तान को उस समय स्वर्ण नगरी भी बोला जाता था, सिटी ऑफ गोल्ड भी मुल्तान को बोला जाता था। अब मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था आक्रमण का? तो इसका उद्देश्य था एक तो इस्लाम का प्रचार, और एक भारत के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना करना। ये आया था जो अरब कंट्रीज है वहां से, यहाँ पर सऊदी अरब वगैरह जो भी अरब कंट्रीज है वहां से ये आया था। इसके बाद में पहला तुर्क आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्लारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अल्लारिपू जो है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा भरतनाट्यम से रिलेटेड। किससे? भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में डिटेल से कि भरतनाट्यम भरतनाट्यम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो भरतनाट्यम का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है। भरतनाट्यम को क्या बोला जाता है? तो भरतनाट्यम को सादिरट्टम या दासियट्टम या फिर अग्नि नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम को जब नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है तो इसके कुछ फिक्स स्टेप्स वगैरह होते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है इस डांस की? तो वो बात करते हैं अपन। तो इसका आरंभ होता है अल्लारिपू से, ठीक है, और समापन होता है इसका तिल्लाना से, ठीक है। 1932 के अंदर इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। और ये सबसे पुराना है, ये आपको मैंने कल बताया था पिछले वाले लेक्चर में, वो भी आपको कंप्लीट करना है पूरा लेक्चर, ठीक है ना। उसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करवाए मैंने।
ये सबसे पुराना है, कितने वर्ष पुराना है, तो ये हो जाएगा 2000 वर्ष पुराना। ठीक है, इतनी बात हो गई। भरतनाट्यम के अंदर 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम आकृति बनाई जाती है। ठीक है, अब भरतनाट्यम के बारे में कौन से स्रोतों से अपन को जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक तो स्रोत हो जाएगा शिल्पाधिकारम, दूसरा स्रोत हो जाएगा अभिनय दर्पण। इन दोनों स्रोतों से अपन को भरतनाट्यम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भरतनाट्यम है, ये है मंदिरों को समर्पित है ये। ठीक है, ये मंदिरों को समर्पित नृत्य है। ठीक है, और इसके अंदर जो कविता का पाठ करता है, इसके अंदर जो कविता का पाठ करता है उसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एग्जाम्स के अंदर। तो उसको बोला जाता है नटुवार। क्या बोला जाता है, उसको नटुवार बोला जाता है। कौन सा संगीत यूज होता है भरतनाट्यम के अंदर, तो इसके अंदर कर्नाटक संगीत यूज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक सिंगल कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, एक हार्य भी बोला जाता है। एक कलाकार द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसको एक हार्य भी बोला जाता है। अब भरतनाट्यम में इन फैक्ट्स के अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके साथ में अपन एक और डांस ले लेते हैं, ओडिसी वाला। ओडिसी, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिशा का है। इसका अपन को, इसकी जानकारी अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी होती है ओडिशा की जो उदयगिरी गुफाएं हैं, वहाँ से अपन को इसके साक्ष्य मिलते हैं। और इन गुफाओं का निर्माण खारवेल ने करवाया था। ठीक है, कौन से धर्म को मानता था ये, तो ये जैन धर्म को मानता था। इतनी बात हो गई। ओडिसी को क्या बोला जाता है, तो ओडिसी को ओरिली भी बोला जाता है। ठीक है, ओरिली भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें त्रिभंग मुद्रा का यूज किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा का यूज किया जाता है, मतलब शरीर को 3 बार वक्र की आकृति में मोड़ा जाता है। ठीक है, और ओडिसी नृत्य है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है ये नृत्य, भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत होती है इसकी मंगलाचरण से, और समापन होता है मोक्ष से। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स अपन को याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं फैक्ट से बनेगा, इनके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है, तो नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लोरिक अम्ल। ठीक है, अब अपन सारे अम्ल की बात करेंगे कि कौन कौन सी वस्तुओं में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लैक्टिक अम्ल के बारे में। लैक्टिक अम्ल, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध, दही, पनीर या दूध से बनी जितनी भी और चीज़ें हैं उन सब में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन ऑक्जेलिक अम्ल की। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक, टमाटर,
में पाया जाता है और इसका यूज़ होता है वो फोटोग्राफी के अंदर भी किया जाता है। फोटोग्राफी में यूज़ होता है इसका ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। तो ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। फोर्थ बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो जो कार वगैरह की बैटरी होती है, इन्वर्टर वगैरह की, उनमें ये पाया जाता है, कार की बैटरी के अंदर, ठीक है। फिफ्थ अपन बात करते हैं मेलिक एसिड की। मेलिक एसिड तो ये पाया जाता है सेब में, ठीक है। फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मधुमक्खी, चींटी या फिर बिच्छू, इन सब के डंक में ये पाया जाता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड होता है वो, ठीक है। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर, ठीक है। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं अपन। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, संतरा, इनमें, ठीक है। बात करते हैं अपन टार्टरिक अम्ल के बारे में। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है खट्टे अंगूरों के अंदर, कच्चे आम में या फिर इमली में, इनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो ये पाया जाता है फिटकरी के अंदर, ठीक है। तो अम्ल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स के अंदर, वो सारे मैंने आपको एक क्वेश्चन के जरिए अपन ने सारे कवर कर लिए। इनके अलावा नहीं पूछेगा, ये सारे ही PYQs के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सक्सेस विद रोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर मैं क्लास की PDF अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, और अगर प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और वीडियोज़ को शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ में जुड़े और अपन सीरीज़ को कंटिन्यू कर सके। एक अपन ने सीरीज चलाई थी, वो थी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिए, वो चलाई थी मैंने SSC, GD, ग्रुप D और NTPC वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सीरीज पक्का से कवर करके जानी है आपको एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि जैसे ग्रुप D एग्ज़ाम है, इसके अंदर जैसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके अंदर से 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ करंट से पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर वाली सारी सीरीज आपको कंप्लीट करके जानी है। और अपन करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे इसी तरह से PYQ सीरीज की तरह। उसके अंदर में सारे PYQ है जो पिछले 12 से 18 महीनों के हैं, वो सारे कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। थैंक यू।